तो ऐसे बहुत से जगहों पे प्रयास किए गए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों में वो अवेयरनेस अभी भी नहीं आई है, लोग उतने बाहर नहीं निकले हैं। ये एक सोचने वाली बात ज़रूर है। लेकिन 10 मार्च को जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को वोट दिया है, वो 10 मार्च को पता चलेगा कि वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, और सुधीर भी हमारे साथ है। आजमगढ़ का अपडेट लेते हैं। आज वहां पर चुनाव संपन्न हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले 5 बजे तक के आंकड़े देखेंगे कि वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, 2017 के मुकाबले, 2012 के मुकाबले बढ़ा या घटा है। ये सब कुछ आपको हमारे संवाददाता सुधीर बताएंगे। सुधीर, बताइए। जी राहुल, आपको बता दें कि 5 बजे तक के आंकड़े में 52% से अधिक मतदान यहाँ पर हुआ था और अब तक लगभग लग रहा है कि 58% के करीब मतदान जाने की संभावना है। अभी 6 बजे तक का डेटा कंप्लीट नहीं आया है। अभी बूथ के दरवाजे बंद किए गए हैं, मतदान होना बंद हो गया है और जो मतदान कार्मिक हैं वो ईवीएम मशीन को सील करने वगैरह की कार्रवाई कर रहे हैं। पोलिंग एजेंट ही सिर्फ अंदर है, कोई वोटर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मतदान जो है ग्रामीण अंचलों में ज्यादा रहा है, शहरी क्षेत्रों में जैसे आजमगढ़ सदर में कम परसेंटेज में रहा है। जिस बूथ पे हम खड़े हैं यहाँ पे तो सबसे अधिकतम मतदान रहा है। लगभग हमारी जानकारी में 63% मतदान हुआ है। लेकिन आंधीहोल जिले का माना जाए तो जिले में परसेंटेज कम रहेगा राहुल। यानी पिछली बार के मुकाबले यहां पर वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है। देखिए रोहित, वहीं पर हम आकर खड़े हो गए जहां से आपने बात की शुरुआत की थी। यही सुधीर भी बता रहे हैं, जो शहरी इलाके हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है और ग्रामीण में ज्यादा। मैं खुद प्रयागराज से आता हूं, यहां की शहर उत्तरी सीट जो है यहां पर रिकॉर्ड है, सबसे कम मतदान होता है। तो वही चीजें आकर सामने आ गई। किसी भी जिले में जाइए, शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम ही रहता है। राहुल, अगर हम बात करें तुलनात्मक अध्ययन करें तो शहरी इलाकों को जो बजट मिलता है, जितनी सुख सुविधाएं उनको मिलती हैं, उतना ग्रामीण क्षेत्र को नहीं मिलती। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि शहर के जो लोग हैं गांव वालों का हिस्सा खा जाते हैं, मलाई खा जाते हैं और मलाई खा के सोए रहते हैं। ये बेचारे गांव के लोग जो हैं कम सुविधाओं में भी संघर्ष करते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। हकीकत में मानिए तो लोकतंत्र यदि जिंदा है तो ग्रामीण से, ये कहा जाता है ना कि भारत गांव में बसता है, तो वाकई लोकतंत्र कम से कम गांव में ही बसता है, वो देखने को मिल रहा है। शहर के लोग तो अगर हम कहें कि लोकतंत्र के नाम पे अगर कलंक है तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ फेसबुक यूनिवर्सिटी में और व्हाट्सएप में आके मतदान कर देते हैं, माहौल बना देंगे। बड़ी बड़ी सरकार सोशल मीडिया में बनाते बिगाड़ते हैं, लेकिन जब मतदान करने की बारी आती है तो निष्क्रिय होके घरों में बने रहते हैं। ये यानी आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। सुविधाएं ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। बारी बारी अपने संवाददाता जरा पूछते हैं, चूंकि वोटिंग तो खत्म हो गई है। अभिषेक, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी लगातार फेज 1 से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं। 2017 से ये इलेक्शन कितना अलग दिखाई दे रहा है और क्या कुछ आपको देखने को मिला, जरा अपना अनुभव हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। देखिए, 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार जा रही थी। उस समय चुनाव जब आ रहे थे तो ये उतना आसान नहीं था बीजेपी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव सरकार में थे। लेकिन उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बहुत कैंपेन किया उत्तर प्रदेश में और जो फिजा बनी उत्तर प्रदेश में, एक क्लियर मैंडेट दिया उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन 5 साल की सरकार के बाद तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के बाद आज भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी के सामने इस बार जूझना पड़ रहा है। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जांच परख करके वोट कर रही है, क्योंकि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट है। कोई कह नहीं सकता कि पड़ला किस तरफ भारी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ये दिख रहा है। फेज 1 से लेकर के और अभी ये 7वें चरण तक तमाम जगहों पे हम जहां गए हैं वहां पे बीजेपी नेताओं को दिक्कत महसूस हुई है, क्योंकि सबने लगातार ये कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है,
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर सरकार की बात कही गई, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को निचले स्तर तक गरीबों तक ले जाने के उदाहरण दिए गए। उसके बावजूद अगर हर सीट पर लड़ाई दिखाई दे रही है तो ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपना एग्जिस्टेंस बना के रखा था, हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दिलचस्प चुनाव है, जैसा कि हम पहले कह रहे थे, बहुत मायनों में जो इसके पहले के जो चुनाव हुए हैं लहर किसी की नहीं दिख रही है, चुनाव मजबूती से लड़ रहा है, लड़ रहे हैं सभी प्रत्याशी। तो ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सोच विचार कर, ठोंक परख करके अपना प्रत्याशी चुनती है और इसीलिए बेहद कांटे की लड़ाई इस समय दिखाई दे रही है। यानी बहुत दिलचस्प लड़ाई है। देखिए, ये हमारे वो संवाददाता बता रहे हैं जो पहले फेज से ही लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में गए, सभी जिले में गए और वहां कई दिनों तक रहे, वहां रिसर्च किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की। वो बता रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है। चलिए यही जान लेते हैं सुधीर से, इनके यहाँ क्या स्थिति है, क्या वोटिंग परसेंटेज तो 2017 के मुकाबले 5 बजे तक का जो आंकड़ा भी सुधीर के पास आया उसके अकॉर्डिंग कम है, ये देखा गया और लगभग हर फेसेस में यही आ रहा है। आपके यहाँ क्या दो ध्रुवी लड़ाई है, बाईपोलर, यानी समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, या त्रिकोणी यहां पर लड़ाई है कुछ कुछ विधानसभा सीटों पर, वो भी आप बताइए जरा सुधीर हमारे दर्शकों को। जी राहुल, आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद जो है जाति आंकड़ों में उलझा हुआ जनपद है और ये जो है क्या नाम है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का पिछले चुनाव तक लगातार नेक टू नेक फाइट रही है। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी तो 4 बहुजन समाज पार्टी जीती थी। खास उसका कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी की नींव आजमगढ़ से पड़ी थी। यह कह लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के गठन के समय, कांसीराम के समय में पहली बार अगर लोकसभा सांसद अगर किसी जिले से हुआ था तो आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में खाता खुला था। तो निश्चित रूप से मिशनरी यहाँ पे बहुत मजबूत है। लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से उत्साहित है। पूरे माहौल में, आबोहवा में ये बात फैलाई गई और ये है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को कांटेस्ट दे रही है, लेकिन जमीनी धरातल पे देखा जाए तो आप बहुजन समाज पार्टी भी तमाम सीटों पर टक्कर दे रही है। और लेकिन एक बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सीधी टक्कर की जो आबोहवा फैलाई गई उसका सीधा नुकसान जो है, अरे उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी के अंदर थोड़ी सी मायूसी तो देखी गई, लेकिन इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो मुस्लिम वोटर सपा और बसपा के बीच बटा करते थे वो बीजेपी के जीतने के भय से समाजवादी पार्टी की तरफ भारी तादाद में पोल करते हुए दिखे। राहुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। सिर्फ सुधीर सिंह, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। रोहित लगातार जानकारी दे रहे हैं और अभिषेक पांडे राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, मैं आपके वाराणसी सीटों की अगर बात करूं तो यहां कैसी लड़ाई, चूंकि अब तो वोटिंग की प्रक्रिया हो गई है, बतौर पत्रकार आपने क्या पाया अपने जिले की विभिन्न विधानसभा सीटों पर? देखिए, यहाँ कुल 8 विधानसभा है। पिछले बार की यदि बात करें तो 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। एक उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, आज के उनके कट्टर दुश्मन जो है, उनको मिली थी, यानी 8 भारतीय जनता पार्टी। इस बार की यदि हम लड़ाई करें तो इसमें से 2 सीटें जाती दिख रही हैं, तीसरी भी जा सकती है। सबसे पहले हम एक बड़ी प्रतिष्ठा परक सीट की बात करते हैं, शहर दक्षिणी की, जहाँ से मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी। और इसलिए भी शहर दक्षिणी जो है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा घाट, तमाम उस सब एरिया उसी इलाके में है जो इसको प्रधानमंत्री अपने जो विकास है, विकास का आइकन बताते हैं। वहाँ के मतदाता जो हैं खासे नाराज दिखे नीलकंठ तिवारी से, और समाजवादी पार्टी ने इनको ऐसा घेरा, जाति समीकरण को देखते हुए, ये ब्राह्मण है नीलकंठ तिवारी, तो उन्होंने भी ब्राह्मण खड़ा कर दिया किशन दीक्षित को। मंदिर के पुजारी हैं किशन दीक्षित, एक मंदिर के जो महामृत्युंजय मंदिर है प्रसिद्ध, काशी विश्वनाथ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर, वहाँ की वो महंत थे। तो ये आध्यात्मिक जो आंकड़ा है वो भी फेवर में जाता है। ये अधिवक्ता थे नीलकंठ तिवारी वहाँ से, तो वो भी किशन दीक्षित भी अधिवक्ता। तो इस 3 ढंग से इनको घेरा। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो घेरा, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर एरिया है, जहाँ पे जब विकास कार्य हुआ है, जिस तरीके से अयोध्या में लोग नाराज थे वैसे यहाँ भी नाराज। तो इन नाराज लोगों को लेके और इन 3 खास लोगों को सपा ने साधने की कोशिश की। और चौथा, एक सबसे बड़ी चीज जो सपा के पक्ष में जाती थी,
ये 5 साल नीलकंठ तिवारी कुछ खास लोगों के मंत्री, कुछ खास लोगों के विधायक बन के रह गए थे और शायद यही कारण है कि उनको 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल करना पड़ा जिसमें वो अपनी जनता से माफी मांगते दिख रहे हैं। तो इससे आप समझ सकती हैं और बड़े कांटे की लड़ाई है ये। अगर पराजित भी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी अपने इस दुर्जय गढ़ में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी उत्तरी की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर निकाल रही। यहाँ से रविंद्र जायसवाल मंत्री हैं, साफ सुथरी छवि है, कार्य भी उनका सही है, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम समीकरण है सही है, सीधे सीधे निकल रहे हैं। कैंट की बात करें तो सौरभ श्रीवास्तव 2 बार इनकी माता और 4 बार इनके पिता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव यहाँ से विधायक रह चुके, इनके पिता मंत्री भी रह चुके हैं राजनाथ और कल्याण सिंह के सरकार में। एक अच्छी छवि है युवा नेता के रूप में। यहाँ से पूर्व सांसद डॉक्टर राजेंद्र